हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक को। एवरी संडे हम लोग चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं और यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो जैसा कि हम हमेशा से करते हैं कि सबसे पहले बिजनेस को एनालाइज करते हैं, उसके बाद में हम फाइनेंशियल्स एनालाइज करते हैं और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम तीनों ही एनालिसिस करेंगे और तीनों ही एनालिसिस करने के लिए हम सबको पता है कि हीरो मोटोकॉर्प क्या करती है। हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड के भी सबसे बड़े टू व्हीलर मेकर हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े टू व्हीलर मेकर हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सबको ये सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और अपने ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर जब हम लार्जेस्ट टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम सबको पता है क्या सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एक्सट्रीम करके एक बाइक आती है, एक्स प्लस है, पैशन प्रो है, उसके बाद में स्प्लेंडर है, ग्लैमर है, स्प्लेंडर प्लस है, एंड एच एफ डी एल एक्स है, सुपर स्प्लेंडर है, डेस्टिनी है, उसके बाद में मेस्ट्रो है, देन मेस्ट्रो एज है, प्लेजर प्लस है, और एक्स प्लस है, एक्सट्रीम 200 एस है, एंड स्प्लेंडर ब्लैक एंड एक्सेंट है। और इसके साथ में इनकी एक बहुत बड़ी सी रेंज निकल कर आएगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स की होगी। ये उस चीज़ पर पूरे तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार इनका फंक्शन चल रहा है, लगातार ये लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी टाइम आने वाला है जब इलेक्ट्रिक बाइक्स इंडिया में चला करेंगी, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ जाएं और फाइनेंशियल्स पर देखें, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 27.2%। किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए 27.2% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलमोस्ट 30% के आसपास होना, ये अपने आप में प्राइसिंग पावर को दर्शाता है कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए या फिर उनकी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, तो ये अपने प्रोडक्ट्स की आगे कीमतों को बढ़ाकर, प्राइसिंग को बढ़ाकर अपने प्रॉफिट के मार्जिन को मेंटेन कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि जो सबसे पहले हीरो होंडा की, पहले क्योंकि पहले हीरो होंडा नाम होता था, तो हीरो होंडा की जो बाइक आती थी वो 30,000 के आसपास आती थी। अभी सेम ही कैलिबर की बाइक ऑलमोस्ट 65,000 70,000 के आसपास आती है। तो यहाँ वहाँ से लगातार प्राइसेस बढ़े हैं धीरे-धीरे, जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, प्राइसेस बढ़े हैं। उसके बाद में अगर हम प्रमोटर्स के प्लेजिंग परसेंटेज की बात करने लगे, तो प्लेजिंग इज़ 0, और डेट इक्विटी की बात करने लगे तो ओनली 4% इनके पास डेट है, और सारा का सारा अदरवाइज अपना पैसा है। उसके बाद में स्टॉक पीई की बात करने लगे, तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस अर्निंग रेशियो है 21 का। वैसे मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और जब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हम एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखेंगे, तो पिछले 2 क्वार्टर्स में लार्जेस्ट एवर इनकी रेवेन्यू हुई है। आप ये देखोगे 9,473 करोड़ एंड 9,827 करोड़, ये हाईएस्ट एवर इनकी रेवेन्यू है। एंड उसके बाद में हाईएस्ट एवर ही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अदर इनकम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अदर इनकम होती है जैसे अगर इनके पास कोई बिल्डिंग है, उसका कोई रेंट आया होगा, तो क्योंकि वो इनका कोर बिजनेस नहीं है, तो वो अदर इनकम में आएगा। अगर इनको किसी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इनकम हुई है, तो वो अदर इनकम से आएगा। इनको कोई म्यूचुअल फंड की सेल्स, जो इन्होंने सेल की हो, उसके ऊपर प्रॉफिट आया हो, वो इनकम हुई तो अदर इनकम में आएगा। यानी कि जो भी इनकी इनकम इनकी बाइक्स या स्कूटर्स बेचने से अलग हो, जो इनके मेन बिज़नेस से अलग हो, वो अदर इनकम से होता है। और यहाँ पर सेम है ऑलमोस्ट सभी में, सिर्फ यहाँ पर इनको अदर इनकम आई थी 970 करोड़ की, जो एक्सेप्शनल थी। और उसके बाद में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, तो पिछले 2 क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है 958 करोड़ एंड 1019 करोड़। ये 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट आने लगे हैं, हाईएस्ट एवर है। इससे पहले अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1252 करोड़ का एक बार इससे पहले आया था, लेकिन जो उसका मेन रीजन था वो अदर इनकम का एक्सेप्शनली जरूरत से ज्यादा बिल्कुल
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना था। अदरवाइज़ अगर ये भी 200 करोड़ के आसपास ही होता तो यहाँ पर 700 करोड़ के आसपास ही इनका नेट प्रॉफिट आया होता, तो ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करने लगे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है, अब इसमें अगर बात करने लगे तो मेन जो इम्पैक्ट आया है, वो आप ये देखोगे जून क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 3000 करोड़ का था। अब क्योंकि इनका 9400 9800 के आसपास का एक क्वार्टर का रेवेन्यू है, तो अगर 4 क्वार्टर को सेम रेवेन्यू थोड़ा-सा बढ़ता हुआ मानने लगे, तो जब तक ये 4 क्वार्टर इस तरह के निकलेंगे, तो 40,000 करोड़ के आसपास का इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आ जाएगा, जो इससे पहले कभी भी नहीं आया। ये मैक्सिमम होगा। एंड सेम ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे और सेम ही नेट प्रॉफिट भी इनका मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि अभी इनका 1000 करोड़ का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। जब 4 क्वार्टर का सेम आएगा तो 4000 करोड़ बैठता है और इससे पहले 4000 करोड़ का कभी नहीं आया। हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पर कंपनी काम कर रही है। और उसके बाद में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं ना, तो बैलेंस शीट में हमें जाकर पता चलता है जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, यानी कि जो इनकी प्लांट एंड मशीनरी है वो इनकी बढ़ गई है। यहाँ पर 4900 करोड़ से इंक्रीज होकर 6400 करोड़ हुई है। इनकी कोई हरिद्वार में कोई फैक्ट्री लगनी थी जो बेसिकली कमीशन्ड हो गई है, जो लग चुकी है, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और उसी का रीजन होगा कि यहाँ पर जो इनकी सेल्स है वो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पर है। तो इस चीज का वहां से सीधा सीधा लिंक है। तो आगे चल के ये चीजें चलती रहेंगी और सब कुछ बहुत अच्छा है। कंपनी हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पर इस टाइम पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद में जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं? पब्लिक के पास सिर्फ 9.37% शेयर्स हैं, बाकी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास 34.76% है, एफआईआई 37 एंड डीआईआई 18.68, देन पब्लिक 9.37। तो सारे ही फाइनेंशियल सुपर्ब हैं, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है। अब अगर शेयर प्राइस की बात करें तो हाईएस्ट एवर इसका जाना बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम हाईएस्ट एवर की बात करें तो ऐसे में जब इतने लंबे टाइम के बाद हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस आती है, तो हाईएस्ट एवर ही नहीं जाता, उससे भी बहुत ऊपर जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट टारगेट हम इसके हाईएस्ट एवर का भी मान लें, तो यहाँ पर 4100 इनका हाईएस्ट एवर टारगेट मींस शेयर प्राइस ट्रेड क्या करता था सितंबर 17 में। यहाँ पर अगर सितंबर 17 हम नीचे यहाँ देख सकते हैं, सितंबर 17 में यहाँ पर शेयर प्राइस था 4100। तो यहाँ करंट प्राइस से लेकर अगर 4100 तक का टारगेट अगर देखें, पोटेंशियल टारगेट देखें, तो 41.94% है। अगर इस पूरे जाने में 1 ईयर भी लगता है तो भी एक साल में 42% का अपना टारगेट अचीव होता है। और मैं तो हमेशा से एक चीज कहता हूँ कि 41% की जो पावर है उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो अलग से वीडियो बनाना उसके लिए बेटर होगा। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जिस करंट लेवल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। खास तौर से प्राइस एक्शन को अगर ध्यान में रखा जाए, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यही लेवल है जहां पर ये नीचे आकर सपोर्ट लिया था, उसके बाद में सेम रेंज पर इसने फाइट की थी, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आ गया। तो यहीं पर इसने रेसिस्टेंस लिया सेम लेवल पर, फिर सेम लेवल पर यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया, फिर सेम ही लेवल पर इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद में सेम रेसिस्टेंस लिया, और फिर जब निकला ऊपर को इससे क्रॉस करके, तो सेम ही लेवल पर फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और उसके बाद में यहाँ फिर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया और फिर सपोर्ट ले रहा है। तो अब यहाँ से ये सपोर्ट टूटना नजर नहीं आता, खासतौर से इस अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। और जहां तक ये बात है कि कोरोना फिर से फैल रहा है ना, तो कोरोना के डर के ऊपर भी एक वीडियो फिर से बनाएंगे और एक अलग से उसकी क्लैरिफिकेशन देंगे। तो हो सकता है कि कल की मेरी वीडियो कोरोना के लेकर हो, तो उस चीज को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। बिकॉज किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए 10-12% चाहिए, 10-12 मिनट्स चाहिए। हाँ, परसेंटेज एक ऐसी चीज है कि सारी लाइफ परसेंटेज में नजर आती है, इसलिए परसेंटेज निकलता है किसी भी बात को करते हुए। तो हमारा जो एक साल का टारगेट पोटेंशियली है वो 41.94% का। लेकिन अगर हम इमीडिएट टारगेट बात करें, तो जो इसका इमीडिएट हाइक था 725, तो दिस इज द टारगेट। यहाँ पर 725 का एक टारगेट नजर आता है, जहां से ये रिसेंटली टूटकर नीचे आया है। अब बात ये आती है कि इसको वापस जाने में कितना टाइम लग सकता है। देखो यहाँ पर मुझे ये बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर बेस बनता हुआ नजर आ रहा है तो तीन सिचुएशंस हैं कि ऊपर से नीचे आया, फिर बेस बना और फिर वापस ऊपर जाए। तो मेरे हिसाब से जितना टाइम नीचे आने में लगा, अगर मैं यहाँ से जब तक ये ऊपर गया था, रैली आई थी, वहां से लेकर भी टोटल भी देखने लगूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसका टाइम लगा है पूरा बेस बनने में, तो बेस बनने के बाद इसका 84
डेज़ का सारा टाइम है, यानी कि यहाँ से 3 मंथ्स के आसपास का टाइम नज़र आता है कि नीचे भी बेस बनेगा और फिर ब्रेकआउट देकर मीन्स ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस पर जाकर ट्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से ये इस डेट तक टेक्निकली 6 जुलाई तक ये वहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। 6 जुलाई तक नहीं जाएगा तो जो जून जून क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आएँगे तब चला जाएगा। तो ये एक एनालिसिस है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगती है और लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मज़े करो यार।